Hello dear students, this one is my second lecture on the chapter Principles of Inheritance and Variation. Okay? Now in this lecture I will discuss about the terms of genetics. So ये जो terms of genetics है, these are very important because if we understand each and every terms of genetics, it will be quite helpful for all of you to understand the chapter properly. ठीक है? मतलब जितना भी terms हम लोग यहाँ पे discuss करेंगे, basic terms है जो generally genetics का कोई भी टॉपिक में यूज होता है ज़्यादातर एंड दिस टर्म्स आर वेरी हेल्पफुल बिकॉज अगर ये टर्म्स तुम लोगों को समझ में आ गया तो चैप्टर इज क्वाइट इजियर फॉर ऑल ऑफ यू। मैं बार बार यही बोलने जा रहा हूँ, दिस टर्म्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। प्लस ये टर्म इंपॉर्टेंट क्यों है, कभी कभी इन बोर्ड एग्जाम्स यही टर्म को लेकर क्वेश्चन डाल देता है एज ए डेफिनेशन या फिर कुछ ना कुछ बेसिक इंफॉर्मेशन। तो इसलिए तुम लोगों को ये टर्म्स जितना भी मैं आगे जाके तुम लोगों के साथ डिस्कस करने वाला हूँ तुम लोगों को अच्छे से फॉलो करना है, ठीक है, या फिर अटेंड करना है। देन सेकेंड जो टॉपिक मैं आज डिस्कस करने जा रहा हूँ तुम लोगों के साथ, इट इज द मेंडल्स एक्सपेरिमेंट। मतलब मेंडल ने हाउ मेंडल कंडक्टेड हिज एक्सपेरिमेंट ऑन पीपल, मतलब क्या क्या स्टेप्स या फिर क्या क्या प्रोसीज्योर फॉलो किया था मेंडल ने फॉर हिज एक्सपेरिमेंट, जो आगे जाके तुम लोगों के साथ इस लेक्चर में मैं डिस्कस करने वाला हूँ, ठीक है। तो हियर इट इज। चलो अभी स्टार्ट करते हैं कहाँ से, फ्रॉम द टर्म्स ऑफ जेनेटिक्स, ठीक है। टर्म्स ऑफ जेनेटिक्स अगर देखो यहाँ पे हम लोग कहाँ से स्टार्ट करेंगे, फ्रॉम द इंपॉर्टेंट टर्म्स। मैंने यहाँ पे हेडिंग किया देखो, इंपॉर्टेंट टर्म्स, बिकॉज दिस टर्म्स आर वेरी हेल्पफुल फॉर ऑल ऑफ यू। मैं बार बार यही बोलने जा रहा हूँ बिकॉज टर्म्स को अच्छे से समझ लेना। तो फर्स्ट जो टर्म मैंने यहाँ पे यूज किया विच इज कॉल्ड एज जीन, ठीक है। तो जीन क्या है देखो, अकॉर्डिंग टू मेंडल यूनिट फैक्टर ऑफ मेंडल इज कॉल्ड एज जीन। मतलब मेंडल ने क्या बोला था, कुछ ना कुछ यूनिट फैक्टर होता है जो पेरेंटल कैरेक्टर को नेक्स्ट जनरेशन में ट्रांसफर करता है। तो मेंडल ने उसको उस फैक्टर को नाम दिया था यूनिट फैक्टर। बट लेटर ऑन जाके ये समझ में आ गया कि दिस यूनिट फैक्टर इज नथिंग, दिस यूनिट फैक्टर इज एक्चुअली द जीन। जो मेंडल ने जीन का कॉन्सेप्ट नहीं दिया था उस टाइम पे, बाद में जाके ये क्लियर हुआ यूनिट फैक्टर व्हिच वाज यूज्ड बाय मेंडल इज एक्चुअली द जीन। समझ में आ रहा है, मतलब जो एक मेंडल हमेशा जो एक यूनिट फैक्टर के बारे में हमेशा बोलते थे कि यूनिट फैक्टर इज द वन जो कैरी करता है कैरेक्टर एक जनरेशन से नेक्स्ट जनरेशन में, वही यूनिट फैक्टर को जब बाद में समझा गया दिस यूनिट फैक्टर इज नथिंग, इट इज एक्चुअली द जीन। समझ में आ गया। हम यहाँ पे अगर देखो जीन को हम लोग क्या बोलते हैं, बाकी अदर टर्म अगर जो जीन इज द यूनिट ऑफ इनहेरिटेंस which carries character from parent to offspring। सिंपल यहाँ पे अगर देखो gene is the unit of inheritance। why gene is regarded as unit of inheritance? because gene is the gene used to carry the particular used to carry the parental character या फिर कोई भी character from character or trait from one generation to next generation। that is why gene is regarded as unit of inheritance। बट इन साइंटिफिकली अगर देखो व्हाट इज जीन, जीन इज द सेगमेंट ऑफ डीएनए। जीन जो क्या है देखो, जीन इज द सेगमेंट ऑफ डीएनए व्हिच इज आल्सो नोन एज सिस्ट्रॉन। अभी यहाँ पे जीन इज आल्सो नोन एज सेगमेंट ऑफ डीएनए, मतलब डीएनए का एक सेगमेंट को हम लोग बोलते हैं जीन। इसको क्या बोला जा रहा है देखो, देयर इज अनदर टर्म यूज्ड फॉर जीन व्हिच इज कॉल्ड एज सिस्ट्रॉन, ठीक है। तो यहाँ पे सिस्ट्रॉन क्या है, सिस्ट्रॉन इज द फंक्शनल पार्ट ऑफ डीएनए, ठीक है, जिसको हम लोग बोलते हैं जीन। समझ में आ गया। तो ये हो गया कॉन्सेप्ट ऑफ जीन। तो जीन को पहले क्या बोला जा रहा था, अकॉर्डिंग टू मेंडल जीन वाज रिगार्डेड एज यूनिट फैक्टर। बाद में ये समझ में आ गया जीन इज द यूनिट ऑफ इनहेरिटेंस, या फिर जीन को हम लोग क्या बोल सकते हैं, इट इज द सेगमेंट ऑफ डीएनए, ठीक है। और सिस्ट्रॉन मतलब क्या है, द फंक्शनल पार्ट ऑफ डीएनए जिसको हम लोग बोलते हैं जीन। समझ में आ गया। तो ये हुआ फर्स्ट टर्म व्हिच इज कॉल्ड एज जीन। सेकेंड वन इज कॉल्ड एज एलील्स, या फिर बोल सकते हैं द एब्रिविएशन ऑफ एलील इज द एलिलोमॉर्फ, ठीक है। ये दोनों टर्म सेम ही है, एलील और एलिलोमॉर्फ। अगर एग्जाम में आ गया व्हाट इज एलिलोमॉर्फ यही लिखना है, या फिर एग्जाम में अगर दे दिया जाए डेफिनेशन डिफाइन एलील तो यही तुम लोगों को लिखना होगा। तो एलील क्या है देखो, जीन व्हिच कोड फॉर अ पेयर ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेट प्रेजेंट इन सेम लोकस, ठीक है। इस लाइन को अच्छे से देखो, जीन व्हिच कोड फॉर अ पेयर ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर, ठीक है। कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेट या फिर कैरेक्टर बोल सकते हैं प्रेजेंट इन सेम लोकस, मतलब सेम लोकेशन इज नोन एज एलील। तो किस सेम लोकेशन मतलब कहाँ पे, क्रोमोसोम में, ठीक है।
जीन which code for a pair of contrasting character present in same locus is called allele। मतलब एक पर्टिकुलर जीन होगा, ठीक है, जिसका दो ऑल्टरनेटिव फॉर्म्स होगा। सिंपली से बोल सकते हो, किसी एक पर्टिकुलर जीन का अगर ऑल्टरनेटिव फॉर्म्स होता है देन इट इज नोन एज एलील्स। सिंपल लैंग्वेज में क्या समझना है तुम लोग को, अगर किसी एक पर्टिकुलर जीन का ऑल्टरनेटिव फॉर्म्स होता है देन उसको हम लोग क्या बोलेंगे, जीन्स, ठीक है। जैसे अगर यहाँ पे अगर देखो, मैं अगर एक एग्जांपल लेने जाऊँ, सपोज हाइट, पी प्लेन का जो हाइट है, हाइट इज द कैरेक्टर विच इज कंट्रोल बाय जीन। उसी हाइट के कैरेक्टर का दो अल्टरनेटिव फॉर्म है, ठीक है। अल्टरनेटिव फॉर्म या फिर कॉन्ट्रास्टिंग फॉर्म मतलब क्या है, एक अगर डोमिनेंट होगा तो दूसरा रिसेसिव हो सकता है। दोनों फॉर्म जो है किसी पर्टिकुलर लोकस या फिर सेम लोकेशन में, पर्टिकुलर लोकस ऑफ क्रोमोसोम में रहेगा, तो विच इज कॉल्ड एज एलील। सिंपल वर्ड में समझो, किसी एक पर्टिकुलर जीन का अगर ऑल्टरनेटिव फॉर्म्स होगा विच इज ऑल्सो नोन एज एलील्स और एलीलोमॉर्फ, ठीक है। अगर मेरा ये डेफिनेशन तुम लोगों को थोड़ा बहुत टफ लगता है तो यू कैन इजीली यूज दिस डेफिनेशन, ऑल्टरनेटिव फॉर्म्स ऑफ ए पर्टिकुलर जीन इज कॉल्ड एज एलील्स। किसी एक जीन का जो ऑल्टरनेटिव फॉर्म्स होगा विच इज कॉल्ड एज एलील्स, ठीक है। एंड दे आर slightly different forms of same gene, वही यहाँ पे बोला जा रहा है। द टर्म जीन वाज coined by बेटसन इन द ईयर 1905। जीन का जो टर्म जो है, द टर्म जीन वाज coined by बेटसन इन द ईयर 1905। तो ये हो गया सेकेंड डेफिनेशन या फिर टर्म्स। थर्ड जो टर्म है विच इज कॉल्ड एज जीनोटाइप, जो पूरा चैप्टर में हम लोगों को कहीं ना कहीं मिलता ही रहेगा ये टर्म। जीनोटाइप क्या है, देखो, एलील्स जीनोटाइप दिया जाता है, टर्म्स व्हिच आर फ्रीक्वेंटली यूज्ड इन दिस चैप्टर, ठीक है। जीनोटाइप क्या है, सिंपल वर्ड में अगर मैं यहाँ पे तुम लोगों को समझाऊं, किसी भी इंडिविजुअल का जेनेटिक कैरेक्टर को हम लोग बोलेंगे जीनोटाइप, ठीक है। यहाँ पे अगर मैंने क्या लाइन लिखा, देखो, इट इज द जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ एन इंडिविजुअल इज कॉल्ड जीनोटाइप, ठीक है। किसी एक पर्टिकुलर इंडिविजुअल का जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूशन मतलब जेनेटिक कैरेक्टर्स क्या क्या है उसी को हम लोग बोलेंगे जीनोटाइप। जैसे जीनोटाइप ऑफ टॉल पीपलेंट अगर देखो, एक पर्टिकुलर पीपलेंट है टॉल पीपलेंट, उसका जीनोटाइप क्या लिखेंगे हम लोग, कैपिटल टी कैपिटल टी। अगर हाइब्रिड टॉल हुआ तो उसका जीनोटाइप लिखेंगे कैपिटल टी स्मॉल टी। हाइब्रिड क्यों है, देखो, हेटेरोजाइगस मतलब दोनों जो एलील है, एक डोमिनेंट एलील है एंड दूसरा रिसेसिव है। कैपिटल टी वाला डोमिनेंट है एंड स्मॉल टी वाला रिसेसिव है, तो दोनों का मिक्सर इट इज कॉल्ड हाइब्रिड। तो हाइब्रिड टॉल के केस में जीनोटाइप क्या लिखा जाएगा, कैपिटल टी स्मॉल टी। अगर ड्वार्फ हुआ, ड्वार्फ मतलब प्लेन का हाइट अगर कम हुआ देन द जीनोटाइप इज रिटन एज स्मॉल टी, इट इज ए रिसेसिव कैरेक्टर, ठीक है। तो ये हो गया जीनोटाइप। तो जीनोटाइप क्या है, सिंपली अगर समझो, द जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ एन इंडिविजुअल इज कॉल्ड जीनोटाइप, या फिर जेनेटिक कैरेक्टर, सिंपल बोल सकते हो, जेनेटिक कैरेक्टर ऑफ एन इंडिविजुअल इज कॉल्ड एज जीनोटाइप, ठीक है। तो ये हो गया हम लोग का थर्ड टर्म विच इज कॉल्ड एज जीनोटाइप। तो क्या क्या हम लोगों ने डिस्कस किया अभी तक, जीन्स, एलिलोमॉर्फ एंड जीनोटाइप, ठीक है। तो जितना भी टर्म्स मैंने यहाँ पे यूज किया है तुम लोगों के साथ डिस्कस किया, धीरे धीरे पढ़ना, बिकॉज दिस टर्म्स आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ऑल ऑफ यू। तुम लोग को अच्छे से समझना होगा ये सब टर्म्स, ठीक है। तो ये हो गया हम लोगों का जीनोटाइप। अभी चलते हैं हम लोग नेक्स्ट टर्म व्हिच इज कॉल्ड एज फिनोटाइप, ठीक है। फिनोटाइप मतलब इट इज द मॉर्फोलॉजिकल अपीयरेंस, ठीक है, या फिर ऑब्जर्वेबल कैरेक्टर ऑफ एन एक्सटर्नल ऑब्जर्वेबल कैरेक्टर ऑफ एन इंडिविजुअल इज कॉल्ड एज फिनोटाइप। मतलब बाहर से एक ऑर्गेनिज्म का क्या क्या कैरेक्टर हम लोग ऑब्जर्व करते हैं उसको हम लोग बोलते हैं फिनोटाइप। जैसे अगर किसी का हाइट ज्यादा हुआ तो टॉल, बाहर से क्या दिखाई दे रहा है, टॉल। अंदर से ये प्योर टॉल है या हाइब्रिड टॉल है ये हम लोगों को पता नहीं, बट दिस कैरेक्टर इज यूज टू ऑब्जर्व फ्रॉम द आउटसाइड, दैट मीन्स दिस कैरेक्टर में बी विजिबल टू आई, जो हम लोग बाहर से देख सकते हैं। तो जो जो कैरेक्टर हम लोग को बाहर से दिखाई देगा देन दैट पर्टिकुलर कैरेक्टर इज कॉल्ड एज फिनोटाइपिक कैरेक्टर। समझ में आ रहा है। जीनोटाइप क्या था, जेनेटिक कैरेक्टर जो हम लोग बाहर से नहीं देख पाते, वो अंदर है, जो सेल्स के अंदर है या फिर कोई भी सेल्स के अंदर है। एंड फिनोटाइप मतलब यहाँ पे अगर देखो, जो कैरेक्टर बाहर से हम लोग को दिखाई देता है विच इज कॉल्ड फिनोटाइप, ठीक है। एक तो हो गया जीनोटाइप जेनेटिक कैरेक्टर, दूसरा है फिनोटाइप मतलब आउटर कैरेक्टर। अभी यहाँ पे और एक टर्म लिखा जा रहा है, देखो, होमोजाइगस। होमो का सिंपल फॉर्म क्या है, मीनिंग क्या है, होमो मीन्स सिमिलर, ठीक है। जाइगस मतलब यहाँ पे अगर देखो, इफ एन इंडिविजुअल, इफ
इन एन ऑर्गेनिज्म contain टू आइडेंटिकल एलील, अगर किसी भी ऑर्गेनिज्म का दो आइडेंटिकल एलील्स होता है, एलील क्या था, पर्टिकुलर जीन का दो ऑल्टरनेटिव फॉर्म्स, ठीक है। तो किसी एक इंडिविजुअल का अगर दोनों एलील्स अगर सेम होता है ऑफ ए पर्टिकुलर जीन, ठीक है। तो यहाँ पे फिर से मैं रिपीट करने जा रहा हूँ, क्या है देखो, होमोजिगस इफ एन ऑर्गेनिज्म कंटेन आइडेंटिकल एलील्स, इफ एन ऑर्गेनिज्म कंटेन, मैं फिर से यहाँ पे रिपीट करने जा रहा हूँ, इफ एन ऑर्गेनिज्म कंटेन आइडेंटिकल एलील्स ऑफ ए जीन, एक पर्टिकुलर जीन का दोनों एलील अगर सेम होता है देन इट इज कॉल्ड एज होमोजाइगस। जैसे प्योर टॉल पी प्लांट, ठीक है, प्योर टॉल पी प्लांट का अगर हम लोग जीनोटाइप लिखेंगे, क्या लिखते हैं हम लोग, कैपिटल टी कैपिटल टी। तो यहाँ पे देखो दोनों जो कैपिटल टी है दोनों क्या है, आइडेंटिकल, वन इज कैपिटल टी एंड अदर इज ऑल्सो कैपिटल टी, मतलब दोनों जो एलील है दोनों एलील क्या है देखो, आइडेंटिकल, एंड दिस टाइप ऑफ कंडीशन इज कॉल्ड एज होमोजाइगस, ठीक है। एंड देन ऑर्गेनिज्म इज कंसिडर्ड एज होमोजाइगस फॉर दैट जीन पेयर। जैसे प्योर टोल हुआ तो कैपिटल टी एंड ड्वार्फ हुआ तो स्मॉल टी, ठीक है। एंड द टर्म वाज कॉइन्ड बाय बेटसन एंड सॉन्डर्स, ठीक है। ये जो टर्म है, टर्म जीन होमोजाइगस वाज आल्सो वाज कॉइन्ड बाय बेटसन एंड सॉन्डर्स। सेकेंड जो टर्म है हेटेरोजाइगस, हेटेरोजाइगस मतलब जहाँ पे कोई एक पर्टिकुलर जीन का जो दोनों जो एलील होगा दोनों एलील आइडेंटिकल नहीं होगा। सिंपल समझ में आ रहा है। होमोजाइगस में क्या था, एक पर्टिकुलर जीन का दोनों एलील्स आइडेंटिकल है। हेटेरोजाइगस में उसका पूरा उल्टा होता है। क्या उल्टा होता है देखो, एक पर्टिकुलर जीन का जो दो अल्टरनेटिव फॉर्म्स ऑफ एलील होता है दोनों एलील आइडेंटिकल नहीं होता है, ठीक है। तो यही है हेटेरोजाइगस। तो यहाँ पे मैंने क्या लिखा है देखो, वन एन इंडिविजुअल पोजेस टू डिफरेंट एलील्स, ठीक है, when an individual contain two different alleles of a single gene pair, एक पर्टिकुलर जीन का अगर टू डिफरेंट एलील्स होता है the organism is said to be heterozygous organism for the gene pair। जैसे यहाँ पे देखो हाइब्रिड टॉल के केस में अगर देखो एक एलील क्या है देखो कैपिटल टी मतलब डोमिनेंट, एंड दूसरा एलील क्या है देखो स्मॉल टी रेसिसिव। तो यहाँ पे दोनों एलील सेम है, क्या एक डोमिनेंट दिखा रहा है तो दूसरा दिखा रहा है क्या रेसिसिव, तो आइडेंटिकल नहीं, एंड दिस टाइप ऑफ कंडीशन इज कॉल्ड एज हेटेरोजाइगस कंडीशन, एंड दिस टर्म इज आल्सो कॉइन्ड बाय बेटसन एंड सॉन्डर्स, ठीक है। उसके बाद और एक टर्म है देखो ट्रेट। तो जब यहाँ पे मैं बिफोर गोइंग टू द अदर टॉपिक, मैं तुम लोगों के साथ एक चीज शेयर करना चाहूंगा। जब टर्म्स तुम लोग पढ़ोगे, मैंने जितना भी टर्म दिया है इसके साथ देखो मैंने थोड़ा बहुत एग्जाम्पल दिया है टू एक्सप्लेन योर टू एक्सप्लेन ऑल ऑफ यू टू अंडरस्टैंड द टॉपिक। तो जब कोई भी डेफिनेशन या फिर कोई भी टर्म जब तुम लोग पढ़ोगे, प्लीज लुक आफ्टर दीज एग्जाम्पल से तुम लोग का थोड़ा बहुत तुम लोग को ये जो टर्म्स है इजीली समझ में आ जाएगा, ठीक है। जैसे होमोजाइगस होने से आइडेंटिकल होगा, आइडेंटिकल मतलब सिमिलर होगा, कैपिटल टी स्मॉल टी, ठीक है। हेटेरोजाइगस में मैंने क्या बोला, जो किसी एक पर्टिकुलर जीन का जो एलील जो होगा दोनों एलील क्या होगा आइडेंटिकल नहीं होगा, मतलब सिमिलर नहीं होगा। जैसे हाइब्रिड टोल में क्या था, एक कैपिटल टी मतलब डोमिनेंट तो दूसरा क्या है रिसीसिव स्मॉल टी, दोनों एक साथ है बट दे आर नॉट आइडेंटिकल, तो ये हो गया हेटेरोजाइगस। उसके बाद हम लोग जाएंगे नेक्स्ट टर्म व्हिच इज कॉल्ड ट्रेट। ट्रेट का मतलब क्या है, द कैरेक्टर व्हिच इज इनहेरिटेड इज कॉल्ड ट्रेट। जो कैरेक्टर ट्रांसफर होता है फ्रॉम पेरेंट टू नेक्स्ट जनरेशन व्हिच इज कॉल्ड एज ट्रेट। जैसे टॉल पीपल suppose produce tall people, that means the tall character is the trait of a particular individual। समझ में आ गया। तो ये हो गया टर्म्स व्हिच आर जनरली यूज्ड, फिनोटाइप, होमोजाइगस, हेटेरोजाइगस एंड देन ट्रेट, ठीक है। हर एक टर्म्स को तुम लोग को अच्छे से देखना होगा। देन नेक्स्ट हम लोग चलते हैं, देयर इज अदर टर्म्स व्हिच इज कॉल्ड एज हेमीजाइगस। हेमीजाइगस क्या है, इट रेफर्स टू ए कंडीशन, ये थोड़ा अलग है, होमोजाइगस भी नहीं है हेटेरोजाइगस भी नहीं है। इट रेफर्स टू ए कंडीशन in which an individual lack one member of chromosome pair, ठीक है। it is the condition in which an individual lack one member of chromosome pair। जैसे पी प्लेन में क्या था, टॉल होने से क्या लिखा था हम लोगों ने कैपिटल टी, या फिर हाइब्रिड टॉल होने से कैपिटल टी स्मॉल टी। तो देखो यहाँ पे वी आर प्रेजेंटिंग द सेम टाइप ऑफ एलील बट इन टू डिफरेंट फॉर्म्स। यहाँ पे क्या हो रहा है देखो, इट रेफर्स टू एन कंडीशन इन व्हिच एन इंडिविजुअल लैक वन मेंबर ऑफ क्रोमोसोम पेयर।
तो यहाँ पे मैंने एग्जांपल क्या दिखाया, देखो जैसे ह्यूमन मेल का अगर क्रोमोसोम अगर लिखते हैं तो क्रोमोसोम कैसे लिखते हैं हम लोग, एक्स वाई, ठीक है। प्लेन के केस में हम लोग क्या लिखते थे, सिंपली अगर देखो कैपिटल टी या फिर स्मॉल टी या फिर कैपिटल टी स्मॉल टी, यहाँ पे क्या लिखा है देखो एक्स वाई लिखा है, मतलब एक कैपिटल एक्स ऐसा भी नहीं लिखा है, स्मॉल एक्स ऐसा भी नहीं लिखा है, एक्स एंड वाई, मतलब एक्स तो है एंड वाई क्या है, एक टोटली डिफरेंट एलील है, ठीक है, एक डिफरेंट क्रोमोसोम है, ठीक है। तो मतलब एक पर्टिकुलर क्रोमोसोम का जो पेयर जो है वो टोटली डिफरेंट हो जाता है, देन दिस कंडीशन इज कॉल्ड एज हेमीजाइगस। हेमी, हेमी मतलब हाफ, मतलब एक पर्टिकुलर क्रोमोसोम पेयर का हाफ अगर रह जाता है, अगर सपोज यहाँ पे अगर देखो मैं इन केस ऑफ फीमेल हम लोग क्या लिखते हैं, एक्स एक्स क्रोमोसोम, तो वो क्या है, होमोजाइगस बोल सकते हैं, बिकॉज बोथ द एलील्स आर identical. But whenever we are using in case of male, it is called as XY, that means hemizygous, ठीक है। कैपिटल एक्स स्मॉल एक्स भी नहीं बोला जा रहा है यहाँ पे, एक्स एंड टोटली अनदर डिफरेंट क्रोमोसोम इज द वाई, ठीक है। तो दिस कंडीशन इज कॉल्ड एज हेमीजाइगस कंडीशन, ठीक है। अभी जो नेक्स्ट जो टर्म है विच इज कॉल्ड एज मोनोहाइब्रिड क्रॉस। सिंपल अगर देखो, क्रॉस बिटवीन वन पेयर ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर इज कॉल्ड एज मोनोहाइब्रिड क्रॉस। सिंपल वर्ड में जाओ, क्रॉस बिटवीन वन पेयर ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर, मतलब एक एक पेयर कॉन्ट्रास्टिंग मतलब अपोजिट कैरेक्टर को लेकर जब हम लोग क्रॉस करेंगे, विच इज कॉल्ड एज मोनोहाइब्रिड क्रॉस, ठीक है। तो यहाँ पे अगर देखो मोनोहाइब्रिड क्रॉस में मैंने कहाँ से स्टार्ट किया, देखो हेटेरोजाइगस, एक एग्जांपल दिया हेटेरोजाइगस का, कैपिटल टी स्मॉल टी, इंडिविजुअल कंट्रोलिंग सिंगल कैरेक्टर इज नोन एज मोनोहाइब्रिड, ठीक है। यहाँ पे अगर देखो हेटेरोजाइगस मतलब कैपिटल टी स्मॉल टी इंडिविजुअल, हेटेरोजाइगस इंडिविजुअल कंट्रोलिंग सिंगल कैरेक्टर इज कॉल्ड एज मोनोहाइब्रिड। यहाँ पे मैंने क्रॉस नहीं बोला, मोनोहाइब्रिड। मोनोहाइब्रिड मतलब एक पर्टिकुलर हाइब्रिड अगर किसी एक सिंगल कैरेक्टर को रिप्रेजेंट करता है, देन इट इज कॉल्ड एज मोनोहाइब्रिड। जैसे कैपिटल टी स्मॉल टी, दिस forms of allele actually indicate which character, the character of tallness। यहाँ पे देखो एक ही कैरेक्टर दिखा रहा है फ्रॉम दिस हाइब्रिड, वो है टॉलनेस, ठीक है। मतलब एक हाइब्रिड अगर एक पर्टिकुलर कैरेक्टर को रिप्रेजेंट करता है, देन इट इज कॉल्ड एज मोनोहाइब्रिड। एंड द क्रॉस बिटवीन वन पेयर ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर जो है विच इज कॉल्ड एज मोनोहाइब्रिड। जैसे क्रॉस बिटवीन टॉल कैपिटल टी एंड ड्वार्फ प्लेंट स्मॉल टी, ठीक है, विच इज कॉल्ड एज मोनोहाइब्रिड। तो वन पेयर ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर, यहाँ पे एक पेयर हुआ, यहाँ पे और एक पेयर हुआ, ठीक है। वन पेयर ऑफ कैरेक्टर मतलब एक टॉल एंड एक ड्वार्फ, एक एक कैरेक्टर है, ठीक है। तो दैट इज इट इज कॉल्ड वन पेयर ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर। समझ में आ रहा है। हेटेरोजाइगस इंडिविजुअल कंट्रोलिंग सिंगल, अगर कोई भी हेटेरोजाइगस इंडिविजुअल एक ही कैरेक्टर को रिप्रेजेंट करता है, देन इट इज कॉल्ड मोनोहाइब्रिड। एंड द क्रॉस बिटवीन one pair of contrasting character is called as monohybrid cross। समझ में आ रहा है। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं डाइहाइब्रिड क्रॉस। पहले मोनोहाइब्रिड में क्या था, सिर्फ वन पेयर ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर, एक टॉल था तो दूसरा डॉर्फ था। डाइहाइब्रिड क्रॉस मतलब दोनों पेरेंट के केस में दो दो कैरेक्टर लिया जाएगा, तो क्रॉस बिटवीन टू पेयर्स ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर इज कॉल्ड एज डाइहाइब्रिड क्रॉस। क्रॉस बिटवीन टू पेयर्स ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर इज कॉल्ड एज डाइहाइब्रिड क्रॉस। जैसे मैंने यहाँ पे एग्जांपल दिया, एक पर्टिकुलर जो पी प्लेन का जो सीट का जो कलर है, सीट का कलर क्या है, डोमिनेंट कलर इज येलो, रिसेसिव कलर इज ग्रीन, ठीक है। सीट का शेप क्या होता है, राउंड हो सकता है या फिर रिंकल, मतलब एक क्या है, देखो सीड, एक ही सीड में दो कैरेक्टर है, एक तो कलर को लेके, दूसरा क्या है उसका शेप को लेके, ठीक है। तो यहाँ पे दो कैरेक्टर हुआ है, तो उस वही दो कैरेक्टर का भी कॉन्ट्रास्टिंग फॉर्म है, जैसे ग्रीन एंड रिंकल, ठीक है। तो यहाँ पे देखो डाइहाइब्रिड क्रॉस क्या है, येलो सीड विद राउंड शेप, इसका जेनोटाइप क्या देखो, कैपिटल वाई कैपिटल आर क्रॉस विद ग्रीन कलर्ड रिंकल सीड, स्मॉल वाई स्मॉल आर, दिस वन इज रिसेसिव। तो यहाँ पे दो कैरेक्टर लिया जा रहा है, यहाँ पे भी दो कैरेक्टर लिया जा रहा है, एंड देयर प्रोडक्ट इज कॉल्ड एज डाइहाइब्रिड, ठीक है। तो सिंपल क्या है, डाइहाइब्रिड क्रॉस क्या है, क्रॉस बिटवीन टू पेयर्स ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर। टू पेयर्स कैसे हुआ, इधर दो इधर दो, तो टू पेयर्स ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर के बीच में जब हम लोग क्रॉस करेंगे, विच इज कॉल्ड एज डाइहाइब्रिड क्रॉस, एंड देयर प्रोडक्ट इज कॉल्ड एज डाइहाइब्रिड। समझ में आ रहा है। तो ये हो गया हम लोग का डाइहाइब्रिड क्रॉस। तो मोनोहाइब्रिड क्रॉस एंड डाइहाइब्रिड क्रॉस को तुम लोग थोड़ा अच्छे से देख लेना, बिकॉज़ दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट। व्हिच वन इज मोनोहाइब्रिड, व्हिच वन इज डाइहाइब्रिड, कंडीशंस को देखना, इन एग्जांपल को तुम लोग अच्छे से फॉलो करना, ठीक है। अभी चलते हैं नेक्स्ट टर्म
which is called as dominant allele. डोमिनेंट एलील ये तो नाम से थोड़ा बहुत हम लोग को समझ में आ रहा है. डोमिनेंट का मतलब क्या है? द करेक्टर व्हिच इज एक्सप्रेस और द करेक्टर व्हिच यूज टू सप्रेस अनदर करेक्टर. जो स्ट्रॉन्ग होगा वो वीक को क्या करेगा? सप्रेस करके ही रखेगा. ठीक है. सिंपल मान लो ऐसा एक कंडीशन है, दो आदमी रेस में लगा है, एक का स्पीड ज्यादा है दूसरे का स्पीड कम है. ठीक है. तो जब रेस होगा दोनों में कौन आगे जाएगा? जिनका स्पीड ज्यादा है. ठीक है. तो जिसका स्पीड ज्यादा होगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे? डोमिनेंट. बिकॉज he used to overtake the speed of another individual जिनका स्पीड कम है. तो डेट मीन्स क्या है? जो एक्सप्रेस करेगा उसी को हम लोग बोलेंगे डोमिनेंट एलील. सिंपल फॉर्म में यही समझो. तो डोमिनेंट एलील क्या है? देखो, इट इज द वन ऑफ ए पेयर ऑफ एलील. एलील क्या होता है? पेयर फॉर्म में होता है, जैसे कैपिटल टी स्मॉल टी या फिर स्मॉल टी. जब एलील पेयर फॉर्म में होता है तो इट इज द वन of a pair of allele which express itself when present in homozygous or heterozygous condition. जब एलील पेयर फॉर्म में होता है, ठीक है, whether it is homozygous or heterozygous. homozygous मतलब कैपिटल टी या फिर कैपिटल टी स्मॉल टी. heterozygous, ठीक है, दोनों फॉर्म में अगर कोई एक पर्टिकुलर कैरेक्टर खुद को एक्सप्रेस करता है देन दैट पर्टिकुलर कैरेक्टर इज कॉल्ड एज डोमिनेंट कैरेक्टर या फिर डोमिनेंट एलील. जैसे टॉल पी प्लांट, प्योर टॉल क्या लिखते हैं हम लोग? कैपिटल टी. इसका क्या कैरेक्टर क्या निकल के आ रहा है? टॉल. दैट मीन्स ये होमोजेगस फॉर्म में भी एक्सप्रेस करता है खुद को. एंड हाइब्रिड टॉल जो है जिसका जीनोटाइप हम लोग क्या लिखते हैं? कैपिटल टी स्मॉल टी. उसमें भी प्लेन का कैरेक्टर क्या दिखाई देता है? टॉल. दैट मीन्स द कैरेक्टर ऑफ टॉलनेस इज डोमिनेंट और सप्रेस द कैरेक्टर ऑफ ड्वार्फ. ठीक है. दैट मीन्स जो कैरेक्टर खुद को एक्सप्रेस करेगा बार बार उसी को हम लोग बोलेंगे डोमिनेंट कैरेक्टर. ठीक है. Then second one is the recessive allele. It is the factor of allelic pair which is unable to express in heterozygous form is called as recessive allele. तो यहाँ पे एक पर्टिकुलर एलिलिक फॉर्म है जो खुद को कभी भी एक्सप्रेस नहीं कर पाएगा whether it is present when it is present in heterozygous condition, but when they are present in homozygous condition they can express their character. जैसे dwarf, कैपिटल स्मॉल टी. जब ये दोनों का एलील homozygous form में होता है then they can express their character, but whenever they enter into the heterozygous form मतलब कैपिटल टी स्मॉल टी their character is not expressed. तब कैपिटल टी स्मॉल टी जब होता है तब कौन सा कैरेक्टर हम लोग को समझ में आता है? at that condition the character of tallness is expressed and the character of dwarfness is not expressed. तो जो कैरेक्टर एक्सप्रेस नहीं होगा उसको हम लोग बोलेंगे ड्वार्फ कैरेक्टर. ठीक है. अभी देखो F1 जनरेशन. F1 जनरेशन क्या है? देखो, offspring of first parental generation is called F1 generation. ठीक है. offspring of first parental generation, जो पेरेंट का जो फर्स्ट जो offspring होगा उसको हम लोग बोलेंगे F1 जनरेशन या फिर फर्स्ट फिलियल जनरेशन. समझ में आ रहा है? offspring of parental generation is called as F1 generation or first filial generation and this term was also given by Bateson. second one is देखो F2 generation. ऑफस्प्रिंग ऑफ F1 जनरेशन मतलब फर्स्ट फिलियल जनरेशन का जो ऑफस्प्रिंग होगा उसको हम लोग बोलेंगे F2 जनरेशन और सेकेंड फिलियल जनरेशन एंड दिस टर्म वाज आल्सो गिवन बाय बेटसन. तो ये हो गया टर्म्स F1 जनरेशन एंड F2 जनरेशन. ठीक है. तो ये हो गया हम लोगों का द टर्म्स व्हिच आर फ्रीक्वेंटली यूज्ड इन द स्टडी ऑफ जेनेटिक्स. अभी हम लोग कौन सा डिस्कस करेंगे? द मेंडल्स एक्सपेरिमेंटल टेक्निक. मेंडल ने क्या क्या टेक्निक यूज किया था फॉर हिज एक्सपेरिमेंट? मेंडल ने एक्चुअली 3 स्टेप में किया था. मेंडल परफॉर्म हिज एक्सपेरिमेंट इन 3 स्टेप्स. क्या क्या देखो, फर्स्ट स्टेप में इन्होंने क्या किया? सिलेक्शन ऑफ पेरेंट्स. सेकेंड स्टेप में क्या किया? हाइब्रिडाइजेशन ऑफ प्लांट्स एंड देन फॉलोड बाय द सेल्फिंग ऑफ हाइब्रिड्स. पहले इन्होंने पेरेंट को सिलेक्ट किया, देन आफ्टर सिलेक्टिंग द पेरेंट जो सुटेबल पेरेंट या फिर कॉन्ट्रास्टिंग फॉर्म ऑफ पेरेंट को लेके इन्होंने हाइब्रिड डेवलप किया एंड जो हाइब्रिड डेवलप किया उसी को फिर से सेल्फ पोलिनेशन या फिर सेल्फ ब्रीडिंग कराया टू ऑब्टेन द F2 जनरेशन और F3 जनरेशन और सो ऑन. ठीक है. तो ये 3 स्टेप में मेंडल ने एक्सपेरिमेंट किया था. सिलेक्शन ऑफ पेरेंट फर्स्ट. ठीक है. पेरेंट का सिलेक्शन जैसे कॉन्ट्रास्टिंग फॉर्म में होना चाहिए. अगर टॉल प्लांट सिलेक्ट किया तो उसका प्योर कॉन्ट्रास्टिंग फॉर्म क्या है? देखो, ड्वार्फ. अगर राउंड सीड लिया है तो उसका प्योर कॉन्ट्रास्टिंग फॉर्म क्या है? रिंकल. अगर येलो कलर का सीड लिया है ऑफ ए पर्टिकुलर पेरेंट इंडिविजुअल तो दूसरा पेरेंट क्या होगा? ग्रीन कलर का होगा.
green seed containing pea plant. That means selection of parent is crucial part of his experiment. Then followed by the hybridization. Hybridization मतलब जैसे tall and dwarf plant के बीच में क्रॉस पोलिनेशन किया जाएगा आर्टिफिशियली, which is called as hybrid plant hybridization. ठीक है, तो प्लांट हाइब्रिडाइजेशन हाइब्रिड फॉर्म किया जाएगा जब जैसे टॉल एंड ड्वार्फ को जब हम लोग क्रॉस करते हैं आर्टिफिशियली और बाय आर्टिफिशियल पोलिनेशन, तो उससे हम लोग को क्या मिलता है हाइब्रिड, जैसे कैपिटल टी स्मॉल टी, तो ये हो गया हाइब्रिडाइजेशन ऑफ प्लांट. एंड देन जो हाइब्रिड फॉर्म हुआ है इन F1 जनरेशन उसको फिर से हम लोग क्रॉस करेंगे या फिर अलाउड फॉर सेल्फ पोलिनेशन टू ऑब्टेन F2 जनरेशन और F3 जनरेशन. तो ये हो गया 3 स्टेप्स ऑफ मेंडल एक्सपेरिमेंट. क्या क्या? सिलेक्शन ऑफ पेरेंट, हाइब्रिडाइजेशन ऑफ प्लांट्स एंड देन सेल्फ ब्रीडिंग इन हाइब्रिड्स. ठीक है, अभी देखो ये जो सिलेक्शन ऑफ पेरेंट ये सिंपल स्टेप. सेकेंड अगर देखो हाइब्रिडाइजेशन ऑफ पेरेंट, तो हाइब्रिडाइजेशन कैसे किया जा रहा है? देखो हाइब्रिडाइजेशन इज जनरली carried out in 4 different steps. First अगर देखो first one is called as emasculation, first step. Second one is called bagging, third one is called dusting, and fourth one is called as the tagging. क्या क्या देखो emasculation, bagging, dusting and tagging. ये बाद में नेक्स्ट स्लाइड में मैं तुम लोगों के साथ डिस्कस करने जा रहा हूँ. ये emasculation क्या है, bagging क्या है, tagging क्या है एंड dusting क्या है. ठीक है, तो ये हो गया द स्टेप्स व्हिच आर फॉलोड बाय मेंडल फॉर हिज एक्सपेरिमेंट. ठीक है, अभी नेक्स्ट स्लाइड में चलते हैं. यहाँ पे अगर देखो फर्स्ट क्या देखो सिलेक्शन ऑफ पेरेंट. तो मेंडल ने क्या किया, हाउ ही कंडक्टेड हिज एक्सपेरिमेंट. एक्चुअली मेंडल ने स्टार्ट किया था 34 पेयर्स ऑफ कैरेक्टर को लेके. देन ही रिड्यूस्ड हिज नंबर ऑफ सिलेक्टेड पीपलेंट इज 22 पेयर एंड देन फाइनली ही एक्चुअली reduced to 7 pairs of contrasting character. पहले 34 pairs of contrasting character को लेके इन्होंने एक्सपेरिमेंट स्टार्ट किया था. देन इन्होंने फिर से थोड़ा रिड्यूस किया कैरेक्टर को, 22 पेयर्स ऑफ कैरेक्टर को इन्होंने यूज किया एंड फाइनली इन्होंने जो फाइनल एक्सपेरिमेंट कंडक्ट किया था बाय यूजिंग 7 पेयर्स ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर ऑफ पी प्लांट. ठीक है, मेंडल सिलेक्टेड प्योर और ट्रू ब्रीडिंग वेराइटीज ऑफ फॉर हिज एक्सपेरिमेंट. मेंडल ने हमेशा प्योर वेराइटी को यूज किया है. व्हाई ही यूज्ड प्योर वेराइटीज? बिकॉज अभी यहाँ पे क्वेश्चन है व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस ट्रू ब्रीडिंग वेराइटी और प्योर लाइन्स. प्योर लाइन्स अगर देखो प्योर या फिर ऑफ नहीं होगा, प्योर और ट्रू ब्रीडिंग वेराइटीज आर दोज व्हिच गिव राइज टू सिमिलर ट्रेट्स ऑन सेल्फ पॉलिनेशन और सेल्फ ब्रीडिंग. ठीक है, ट्रू ब्रीडिंग वेराइटी क्या है? जो वेराइटी हमेशा सेम टाइप ऑफ ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस करेगा इन सेल्फ पॉलिनेशन या फिर सेल्फ ब्रीडिंग, मतलब उनका जो रिजल्ट जो होगा ज़्यादातर स्टेबल होगा एंड दैट पर्टिकुलर ट्रेट इज कॉल्ड एज प्योर ब्रीडिंग वेराइटी या फिर प्योर लाइन्स. ठीक है, मेंडल ने ये प्योर लाइन को हमेशा यूज किया. देन सेकेंड वन इज द हाइब्रिडाइजेशन. हाइब्रिडाइजेशन में क्या किया, क्रॉसिंग और मेटिंग ऑफ टू वेराइटीज. हाइब्रिडाइजेशन क्या है देखो, क्रॉसिंग और मेटिंग बिटवीन टू वेराइटीज ऑफ plants or animal is called as hybridization. ठीक है, क्रॉसिंग और मेटिंग बिटवीन टू डिफरेंट वेराइटीज ऑफ प्लांट्स और एनिमल इज कॉल्ड एज हाइब्रिडाइजेशन. हाइब्रिडाइजेशन में अगर देखो इन्होंने क्या किया था, प्लांट विद कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर वर क्रॉस पोलिनेटेड. मेंडल ने क्या किया, प्लांट्स विद कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर. कॉन्ट्रास्टिंग मतलब किसी कैरेक्टर को अपोजिट करें. जैसे टॉल प्लांट हुआ तो ड्वार्फ, राउंड सीड होने से रिंकल सीड, येलो कलर सीड होने से उसका कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर क्या होगा, ग्रीन कलर सीड. तो जितना भी कॉन्ट्रास्टिंग पेयर ऑफ कैरेक्टर है इनको मेंडल ने यूज किया था फॉर हिज हाइब्रिडाइजेशन टेक्निक. देन इसमें से क्या हो रहा है देखो, 50% ऑफ द फ्लावर ऑफ सेम प्लांट वर यूज्ड एज ए फीमेल पेरेंट. ठीक है, तो जैसे टॉल पी प्लांट को 50% मेल के हिसाब से लिया जा रहा है एंड ड्वार्फ पी प्लांट का जो फ्लावर जो है उसको लिया जा रहा है एज ए फीमेल प्लांट. ठीक है, देन तो 50% टॉल एंड 50% ड्वार्फ बोल सकते हैं वो कैरेक्टर लिया जा रहा है. देन हाइब्रिडाइजेशन वाज कैरिड आउट इन 4 स्टेप. तो ये 4 स्टेप क्या क्या है देखो, इमास्कुलेशन, बेगिंग, डस्टिंग एंड टेगिंग. तो ये था हाइब्रिडाइजेशन. तो हमारा ये हो गया. फर्स्ट इन्होंने पेरेंट को सिलेक्ट किया, तो इन्होंने हमेशा किसको सिलेक्ट किया, प्योर वेराइटी को सिलेक्ट किया. देन हाइब्रिडाइज किया. हाइब्रिडाइज मतलब टू डिफरेंट वेराइटी ऑफ प्लेन जो है, एक अगर टॉल है तो दूसरा ड्वार्फ है, दोनों प्लेन को एक को इन्होंने यूज किया एज ए मेल पेरेंट एंड दूसरे को यूज किया एज ए फीमेल पेरेंट. ठीक है, वही है हाइब्रिडाइजेशन का मेन मोटो. तो he used these 4 different steps for his hybridization. क्या क्या स्टेप है देखो, फर्स्ट वन इज इमास्कुलेशन.
यहाँ पे इमेज में दिखाया जा रहा है, देखो इमास्कुलेशन मतलब यहाँ पे देखो दिस वन इज द एंथर, मतलब मेल पार्ट ऑफ द, या फिर बोल सकते हैं स्टेमन, रिमूवल ऑफ स्टेमन या फिर स्टेमन या फिर एंथर इज कॉल्ड एज इमास्कुलेशन। इमास्कुलेशन क्या है, देखो सिंपल वर्ड में अगर जाओ, प्रोसेस ऑफ रिमूवल ऑफ स्टेमन और एंथर इज कॉल्ड इमास्कुलेशन। एंड व्हाट इज द पर्पस ऑफ दिस इमास्कुलेशन, इट प्रिवेंट सेल्फ पोलिनेशन। अगर हम लोग बाइसेक्सुअल फ्लावर से स्टेमन को अगर निकाल दिया तो उससे क्या होगा, पोलन ग्रेन जर्मिनेट नहीं होगा, तो पोलिनेशन, सेल्फ पोलिनेशन नहीं होगा, ठीक है। तो दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एज इमास्कुलेशन। सिंपल फिर से मैं रिपीट करने जा रहा हूँ, इमास्कुलेशन क्या है, इज द रिमूवल ऑफ स्टेमन और एंथर फ्रॉम फ्लावर टू प्रिवेंट सेल्फ पोलिनेशन इज कॉल्ड एज इमास्कुलेशन। आफ्टर इमास्कुलेशन सेकेंड वन इज कॉल्ड एज बेगिंग। बेगिंग में क्या किया जाता है, देखो जिस फ्लावर का हम लोगों ने स्टेमेन या फिर एंथर निकाल लिया था, मतलब इमास्कुलेटेड फ्लावर को हम लोग क्या करेंगे, यूज टू कवर बाय प्लास्टिक्स और बाय पेपर बैग्स, ठीक है। यहाँ पे देखो जो फ्लावर का हम लोगों ने एंथर या फिर स्टेमेन निकाल लिया था, उस फ्लावर को विद द हेल्प ऑफ प्लास्टिक बैग या फिर पॉलीथीन या फिर पेपर बैग से उसको कवर अप किया जाएगा। नोटिस द पर्पस ऑफ दिस बेगिंग। बेगिंग से क्या होता है, इट प्रिवेंट अनवांटेड पोलिनेशन, क्योंकि स्टिग्मा तो है सेम, किसी फ्लावर का अगर पोलन ग्रेन यहाँ पे गलती से आके डिपॉजिट हो गया तो पोलिनेशन तो हो जाएगा, ठीक है। अगर कोई भी एजेंट इसको लेके आता है, जैसे इंसेक्ट अगर पोलन ग्रेन को कैरी कर लेता है तो पोलिनेशन होने का चांसेस है। तो अनवांटेड पोलिनेशन या फिर कॉन्टामिनेशन से प्रिवेंट करने के लिए उस इमास्कुलेटेड फ्लावर को क्या किया जाता है, कवर अप किया जाता है, ठीक है। क्यों कवर अप किया जाता है, ताकि स्टेमन तो है यहाँ पे, सॉरी क्या है, स्टिग्मा इज प्रेजेंट बट स्टेमन इज नॉट प्रेजेंट। स्टिग्मा को हम लोगों ने क्यों रखा है, फॉर द पर्पस ऑफ डस्टिंग। डस्टिंग कैसे किया जाएगा, पोलन ग्रेन ऑफ, देखो यहाँ पे पोलन ग्रेन कलेक्ट किया जा रहा है ऑफ अनदर प्लांट, ठीक है। जैसे सपोज सोचो टॉल पी प्लांट का एंथर जो है हम लोगों ने निकाल दिया है, उसको कवर करके रखा है। नाउ हम लोग डस्टिंग में क्या करेंगे, ड्वार्फ पी प्लांट का जो पोलन ग्रेन जो है वो कलेक्ट करेंगे विद द हेल्प ऑफ फाइन ब्रश एंड स्प्रेड ओवर द स्टिग्मा ऑफ टॉल पी प्लांट, क्योंकि उसमें तो एंथर नहीं है, सिर्फ स्टिग्मा है, तो स्टिग्मा के ऊपर जाके हम लोग स्प्रेड करेंगे। स्प्रेडिंग ऑफ पोलन ग्रेन ओवर द स्टिग्मा ऑफ अनदर स्टिग्मा ऑफ इमास्कुलेटेड फ्लावर इज कॉल्ड एज डस्टिंग, ठीक है। ये हो गया इमास्कुलेशन, बेगिंग एंड टेगिंग। इमास्कुलेशन में क्या हो रहा है, एक पर्टिकुलर, सपोज मैंने क्या एग्जांपल दिया था, एक टॉल पी प्लांट है तो दूसरा क्या है, ड्वार्फ पी प्लांट। तो सपोज टॉल पी प्लांट को हम लोग यूज करते हैं एज ए फीमेल प्लांट एंड ड्वार्फ को ले लेते हैं एज ए मेल प्लांट, ठीक है। तो अभी हम लोग क्या करेंगे, पोलन ग्रेन जो है, तो उस टॉल पी प्लांट का एंथर निकाल दिया, उसको कवर अप कर लिया, देन ड्वार्फ प्लांट से हम लोग पोलन ग्रेन लाएंगे एंड स्प्रेडिंग ओवर द सरफेस ऑफ स्टिग्मा ऑफ टॉल पी प्लांट। ये हो गया डस्टिंग। आफ्टर दिस डस्टिंग व्हिच इज कॉल्ड एज, लास्ट स्टेप इज कॉल्ड एज टेगिंग। टेगिंग में मतलब जिस प्लांट में हम लोगों ने ये हाइब्रिडाइजेशन कैरी किया, उस प्लांट को हम लोग एक पर्टिकुलर लेबल लगा के रखेंगे फॉर इजी आइडेंटिफिकेशन, ठीक है। तो ये हो गया टेगिंग। एंड आफ्टर टेगिंग द लास्ट स्टेप इज कॉल्ड एज सेल्फ ब्रीडिंग ऑफ हाइब्रिड। तो प्लांट ऑफ फर्स्ट जनरेशन जो हम लोग को मिला है, आफ्टर हाइब्रिडेशन जो फर्स्ट जनरेशन ऑफ प्लांट मिला है, उसको हम लोग क्या करेंगे, allowed to perform self pollination or selfing to obtain F2 generation or F3 generation और so on, ठीक है। उसको बोलेंगे हम लोग सेल्फ ब्रीडिंग ऑफ हाइब्रिड्स। मतलब जो हाइब्रिड मिला है आफ्टर क्रॉसिंग, उसी हाइब्रिड को फिर से हम लोग क्रॉस करेंगे। सेल्फिंग मतलब दो हाइब्रिड को फिर से हम लोग क्रॉस करेंगे टू ऑब्टेन द F2 जनरेशन और सो ऑन, ठीक है। तो ये हो गया द टेक्निक व्हिच वाज यूज्ड बाय मेंडल फॉर हिज एक्सपेरिमेंट, ठीक है। एंड दिस टॉपिक इज वेरी इंपॉर्टेंट। एक्चुअली ये जो पूरा चैप्टर है, द होल चैप्टर इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो जितना भी टॉपिक मैंने आज तक डिस्कस किया अबाउट दिस चैप्टर तुम लोगों को अच्छे से फॉलो करना होगा, बिकॉज अगर ये चैप्टर फॉलो कर लिया तुम लोगों को बोर्ड एग्जाम में ये सोच के रखो 6 to 7 मार्क्स यही चैप्टर से मिलेगा। दिस विल बी हेल्पफुल फॉर ऑल ऑफ यू, ठीक है। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियोज। अगर अच्छा लगा तो प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।